ओम श्री गणेशाय नमः। सभी संगत जी को जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं एक पुराना सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो मैं पहले बताना भूल गई थी। जब मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने सुना था कि गुरुजी अपनी संगत को चेक करते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं कि वो उनकी संगत बनने योग्य है या नहीं है। तो मैं नहीं जानती उन्होंने मुझे मेरी परीक्षा ली थी या फिर मेरे कर्म काटे थे, इतनी समझ मुझ में नहीं है। तो गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास कुछ समय से आ रहे थे कि पुत्र आगे के दिन तेरे लिए बहुत भारी हैं, तुझे कोई बीमारी होने वाली है, एलर्जी होने वाली है, ध्यान रखिए। लेकिन तब तक मुझे ऐसा नहीं था कि ये मैसेजेस मेरे ही लिए हैं, उतना मैं नहीं समझती थी। गुरुजी पे विश्वास तो होने लग गया था, मैंने उनको स्वीकार भी लिया था, बट मैं इतना ना नेट पे, यूट्यूब पे, गूगल को इतना विश्वास नहीं करती थी कि ये तरीका इतना स्ट्रांग हो सकता है। मुझे नहीं पता था गुरुजी इतने हाईटेक हैं, बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करते हैं। उस समय इतनी समझ नहीं थी। तो मेरे बाल जो हैं सफ़ेद हो गए थे बहुत ही कम उम्र में। कुछ सर्जरी मेरी ऐसी हुई थी कि बिल्कुल ब्लड ख़त्म हो गया था। मतलब डॉक्टर को आर्टिफिशियल पंपिंग करानी पड़ी थी हार्ट की, क्योंकि बिल्कुल ही ब्लड ख़त्म था। तो सारा नया ब्लड होने के कारण मेरे बाल बहुत ही जल्दी सफ़ेद हो गए, बहुत ही कम उम्र में। और उसके बाद फिर गर्म दवाइयाँ खाना और तकलीफ़ होना कई तरह की। कहते हैं ना, जब तकलीफ़ एक तरफ से आती, एक तरफ से नहीं आती, वो कई तरफ से आती है। एक तो शरीर ऐसा हो रहा था, दवाइयाँ ऐसी खाना, बच्चा छोटा था, उसी समय में परिवार वाले भी तंग करने लग जाते हैं। तो ऐसा ही है, वो थोड़ा पीरियड वैसा था, तो शरीर उतना झेल नहीं पाया। हम कितना ही मन से स्ट्रॉन्ग बने, पर हम कई चीज़ें नहीं झेल पाते। तो मेरे बाल जो है बहुत कम उम्र में सफ़ेद हो गए थे। तो मैंने काफ़ी समय तक, क्योंकि सब लोग टोकते थे कि सब चाहते हैं बहू सुंदर नज़र आए, ये है, क्योंकि वो एक बहू से सबकी इज्जत भी तो होती है ना। ससुराल में बहू से इज्जत होती है, सबको बहू को दिखाना होता है कि हम अपनी बहू को ऐसे रखते हैं। मायके में बेटी से इज्जत होती है। तो मतलब पता नहीं ये सही है गलत है, मैं नहीं जानती, पर लड़की जो है एक इज्जत की चीज़ बन जाती है। उसका अपना जीवन उतना इतना मूल्यवान नहीं होता कि वो क्या सोचती है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो ज़रूरी नहीं है। तो मेरे पे थोपा ही जाता था कि हेयर कलर कर ले, ऐसे कर ले, मेहंदी लगा ले, वो कर ले। तो लेकिन मुझे वो चीज़ें सूट नहीं करती थी और मैंने बार-बार मुझे एलर्जी होती चली जाती थी। मैंने कई ब्रांड्स ट्राई किए अलग-अलग तरह से, बहुत पैसे भी लगाए, कभी घर में लगाया, कभी छोटे पार्लर में, कभी महँगे सैलून्स में भी जा करके कि भी यहाँ अच्छे से करेंगे, पैसा लग जाए कोई नहीं, ठीक से होना चाहिए। लेकिन हर बार एलर्जी मुझे बहुत और बढ़ के होती थी। तो ऐसे काफ़ी समय बीत गया। तो सभी को घर में पता चलने लगा कि बहुत परेशान रहती, तब तक फिर हम अलग भी रहने लग गए थे। फिर मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी आप इतना क्यों परेशान होते हो? आप दुनिया के बारे में मत सोचो कि कोई क्या कहेगा, कैसे क्या। आप लोगों को खुश करने का प्रयास मत करो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। अपने आप को खुश करो जो आपको अच्छा लगता है। आपको दिक्कत है? मैं कहती थी मुझे दिक्कत नहीं है, पर हाँ सबको ऐसा लगता है बहू से इज्जत है, बेटी से इज्जत है, तो बस मुझे लोगों को दिखाने के लिए कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, बाल काले करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फिर अब मैं बाल छोटे करा लिए और मैं व्हाइट बालों को एक्सेप्ट करके मैं ऐसे ही रहने लगी। हालाँकि लोग मुझे बहुत हीन दृष्टि से देखने लग गए थे। बड़े अजीब से कि जैसे ये बहुत डेयरिंग है, किसी की परवाह नहीं करती है, ससुराल वालों की, लोगों की, और मतलब मुझे गंदा मानने लग गए थे। एक तो ये मानते थे कि गंदी है या ये अलग टाइप की है, और ये भी कि हाय कैसी है ये, मतलब कई नज़रों का सामना करना पड़ता था। कई लोग तो मुझे सामने-सामने से बोलते भी थे कि भुंडी लगती हो मैडम, ऐसे ये वो, ऐसे शब्द बोलते थे। फिर मैं मन में यूँ सोचती थी कि ठीक है, जब मेरे पति स्वीकारते हैं मुझे, मेरे बच्चे स्वीकारते हैं, तो मुझे दुनियादारी से क्या मतलब है। मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन कई बार ना बातें परेशान करने लग जाती हैं। फिर मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ था,
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नए स्कूल में जाऊँगी तो मैं अच्छे से टिप टॉप बन के अपने आप को स्मार्ट करके, ठीक है जो चीज़ें हो गई अब मैं अपने आप को ठीक रखूँगी। नए स्कूल में पता नहीं लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे, यहाँ तो फिर भी कुछ लोग जानते समझते हैं। तो मैंने हेयर कलर करने की सोची, मुझे किसी ने बताया कि ये वाला हेयर कलर सही है, हमें तो इससे कुछ नहीं होता, हम तो कब से यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल है। तो मैंने ठीक है, तो मैं भी वो लेकर के आ गई। लेकिन पिछली बार का डर था कि अब आगे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मैंने हस्बैंड को बोला, उस समय मुझे आँखों में भी दिक्कत रहने लग गई थी, ज़्यादा पता नहीं नंबर चेंज हो रहा था, घर भी चेंज हुआ था, तो मैं अपने आईज़ भी टेस्ट नहीं करवा पाई थी कि पहले ये सब हो जाए तो उसके बाद टेस्ट कराऊँगी। मूर्ख थी मैंने बहुत उल्टे काम करे हैं संगत जी। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें क्या-क्या लिखा है। उनके पास उतना वक़्त नहीं था, कहते हैं हाँ, हाँ, पढ़ लूँगा ऐसे करके उन्होंने ऐसे कर दिया कि बात ध्यान नहीं दिया मेरी बात की तरफ। मैं बेसब्री, मेरे को इतना इंतज़ार नहीं हुआ कि अभी वो काम कर रहे हैं, जब फ्री होंगे तब बोल दूँगी। मैंने भी ध्यान दिया, मैंने कहा ठीक है, ओके नेचुरल तो है। मैंने लगा दिया और लगाया तो फिर उसके बाद फिर जो उसमें इंस्ट्रक्शन थी उसके अनुसार फिर मैंने अपना सिर धो लिया। लेकिन फिर मेरी एलर्जी इतनी ज़्यादा हो गई संगत जी, मतलब लाइफ में कभी इतनी ज़्यादा एलर्जी नहीं हुई मुझे। वो एलर्जी इतनी ज़्यादा कि मेरा चेहरा बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल। मतलब आँखें खुल ही नहीं रही थी, इतनी सूजन हो गई कि 3-4 गुना मेरा चेहरा बढ़ चुका था। बिल्कुल मूवमेंट बंद हो गई, बिल्कुल। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कोई मुझे देख के पहचान नहीं सकता था कि ये वही है। और खाना खाना भी मुश्किल हो गया, मतलब इतना सूजन आ गई कि बिल्कुल ही मैं घर में खाना बनाना भी बंद हो गया, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ? अब यहाँ नई जगह भी आई थी, यहाँ कहाँ से डॉक्टर ढूँढूँ क्या? हस्बैंड गुस्सा करे, कह रहे क्या है? उन्होंने फिर पढ़ा, कह रहे देखो इसमें तो ये चीज़ है, इससे तुम्हें एलर्जी होती है, उन्होंने भी गुस्सा किया। अब मैं क्या बोलूँ? इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ज़्यादा, मैंने स्कूल में छुट्टी अप्लाई करी, तब भी उसके बाद भी मेरी एलर्जी ठीक नहीं, मतलब ये एलर्जी इतनी लंबी चली कि घर चलाना मुश्किल हो गया, सबको लगा ये ज़िंदा बचेगी नहीं बचेगी। मतलब एलर्जी इतनी बढ़ गई थी, हेयर कलर की एलर्जी, कि मेरा यहाँ जीना मुश्किल हो गया था। कि हस्बैंड को भी लगा अब क्या करूँ, इसको कैसे करूँ, फिर और बहुत परेशानी बढ़ते-बढ़ते 1-2 बार बीच में स्कूल में गई, कपड़े पहनना मुश्किल हो गया कि मैं क्या कपड़े पहनूँ? मतलब एलर्जी ने इतना ज़्यादा तंग किया कि मुझे अपने एक-एक दिन, एक-एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, सिर्फ़ हेयर कलर की गलती के कारण। उसके बाद फिर एक डॉक्टर मिली, ठीक है, फिर उसके बाद फिर मेरा थोड़ा-सा इलाज हुआ। काफ़ी समय बद मतलब ये लगभग मुझे 1 महीना ही हो गया। इतने में तो कलर उतर भी जाता। 1 महीने बाद मैं थोड़ी-सी नॉर्मल हुई, काम करने लगी, फिर भी मेरे चेहरे की सूजन गई नहीं थी। मतलब इसने मुझे लगभग 2 ढाई महीने तंग किया इस एलर्जी ने। लेकिन वो 1 महीना तो बहुत ही कष्टदायी था। तो तब मुझे कई लोग स्कूल में भी बोलने लग गए, घर में भी, कि तू गुरुजी को कहती है, गुरुजी से प्रार्थना क्यों नहीं करती? पर संगत जी, मैंने सुना था शुरू में, पहले-पहले बहुत माँगती थी गुरुजी से। वही बात है ना, स्वार्थ जहाँ दिखता है, भगवान ये पूरी कर दो, ये पूरी कर दो। बहुत माँगती थी। फिर कुछ मैंने ऐसे सत्संग सुने कि गुरुजी को माँगो नहीं मन्नो, क्योंकि हमें तो माँगना भी नहीं आता। उसे मालूम है उसको क्या देना है, कैसे देना है। तो बस मन में इतना धैर्य बस गया था, मैंने गुरुजी से, सच कह रही हूँ संगत जी, मैंने गुरुजी से बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करी, बिल्कुल भी। मैं ये मान रही थी गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं, मेरे कर्म है। जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है, और जो मेरे साथ बुरा हो रहा है वो मेरे कर्म है, मैं ही भुगत रही हूँ। तो कोई बात नहीं भगवान जी, जैसे आप रखोगे ना वैसे ही मैं रह लूंगी। मैंने बिल्कुल गुरुजी से शिकायत नहीं करी। कई लोग बोलने लग गए कि क्या, कैसे गुरुजी हैं, क्या है तेरा, तेरे साथ तो ये सब हो रहा है, ऐसे होता है क्या, भक्तों के साथ ये हो। लेकिन मैंने गुरुजी से विश्वास बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और गुरुजी ने मेरा इलाज करा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे अलर्ट भी किया था, लेकिन मैं मूर्ख थी, मैं मानी नहीं, मैंने मूर्खता करी, ज़्यादा जल्दबाजी करी, अधीर बनी और उसको मैंने भुगता। मैं मानती हूँ गुरुजी आपने मेरे कर्म काटे। और हाँ, उसके बाद फिर मैसेजेस मेरे पास ऐसी भी आई थी कि पुत्र तू मेरी हर परीक्षा में पास होगी, मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा, मैं तेरी भक्ति आस्था से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
अब इस बात को बहुत समय बीत गया था, तो ये मैं फिर से सफ़ेद बालों में रहने लगी थी। तो अब कई महीनों बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो मैं यहाँ रहने लगी। उसके बाद फिर एक पागलपन मुझे फिर से सूझा। अभी मुझे फिर किसी ने बताया, मतलब कि एक ने नहीं, कई लोगों ने बताया कि ये तो बिल्कुल ही ऐसा है, अच्छा है, इस पे अमेज़न पे मिलता है, वेलनेस का है और इससे बिल्कुल कुछ नहीं होता। हम तो देखो इतने सालों से लगा रहे हैं, हम भी बड़े सेंसिटिव हैं, ये है, वो है, सबने बताया। कहते अच्छे से, ये तो मेहंदी है, कलर थोड़ी ना, मेहंदी से थोड़ी तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने सोचा हाँ, मेहंदी से तो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब की बार मेरे हस्बैंड जो है बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा अब मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी। सच में ना, मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख हूँ संगत जी, मैं स्वीकारती हूँ इस बात को। तो मैंने वो हेयर कलर ला के, लेकिन अब की बार मैंने पैच टेस्ट करा। मैंने कहा मैं पिछली गलती दोहराऊँगी नहीं, जैसे उन्होंने बोला है। मैंने 2 दिन पहले पैच टेस्ट करा और मैंने जानबूझ कर के पैर पे टेस्ट किया, क्योंकि मैंने कहा अगर मेरे को एलर्जी हो गई फिर तो कान के पीछे, यहाँ पे ऊपर पार्ट में दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने पैर पे टेस्ट किया और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने उसको धो भी दिया, कोई निशान नहीं दिखा, कुछ नहीं। तो मैंने कहा हाँ सर, ये तो बिल्कुल सबने सही कहा था, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने वो हेयर जो मेहंदी जो है अप्लाई कर ली और फिर मैंने सिर धो लिया। और उस समय जब मैंने सिर में लगाया, मुझे कोई सेंसेशन नहीं थी कि भी कुछ अलग चीज़ लगाई है तो आँखों में वज़न लग रहा है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने वो लगा लिया, लेकिन जब उसके बाद सिर धो लिया, सिर धोने के बाद मुझे फिर से वैसी चीज़ें होने लगी। मैंने सोचा ये क्या? फिर मैं जैसे पहले करती थी, सिट्राज़िन खा ली, एंटी एलर्जी दवाई खा ली और हेयर मास्क से मालिश करवा करके, हेयर क्रीम, नारियल तेल, कई चीज़ें, जो भी चीज़ें वो ऐसी होती है ना जो स्किन को आराम पहुंचाती है, तो मैंने सारी वो चीज़ें करी। एलोवेरा, शुद्ध एलोवेरा जेल लगाया मैंने, नीम का तेल भी लगाया और नारियल तेल में मिला करके, सारी ऐसी चीज़ें जिससे आराम मिले। हेयर क्रीम भी मिला करके अच्छी वाली, लेकिन उस थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा था, लेकिन मुझे जो है पूरी तरह से आराम नहीं हुआ। लेकिन अब की बार मेरी एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, जैसे पहले बढ़ गई थी ना। अब की बार स्किन में थोड़ा खुजली होती थी, प्रॉब्लम हो रही थी वैसी, लेकिन मेरी उतनी हालत ख़राब नहीं हुई कि बिल्कुल आँख नहीं खुल रही, सूजन आ गई, ये वो। और मैंने देखा 2 दिन बाद, 2 दिन नहीं संगत जी, 3 दिन बाद मेरे पैर में निशान नज़र आया। मैंने कहा ये पैच टेस्ट मैंने 3 दिन पहले किया था, उसका असर अब नज़र आया। क्यों इतना लाल ऐसा कलर हो गया, उस समय बिल्कुल कलर नहीं आया। पर अब की बार मुझे गुरुजी ने बचा लिया। पर अब संगत जी, मैं गुरुजी को प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं बिल्कुल ऐसा काम नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड ने इतना ज़्यादा गुस्सा किया मुझे, कह रहे फिर कोई उल्टा काम करना है तो बता दो, अब की बार तो भगवान ने बचा लिया, अब नहीं बचोगी। तो अब मैंने सोच लिया, अब मेरे वाइट बाल चाहे दुनिया में कोई कुछ कह ले, मैं बिल्कुल हेयर कलर नहीं करूँगी, ना मेहंदी करूँगी, ना कलर करूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास ये सेकंड टाइम मैसेज भी आए थे कि बेटे मैंने तुझे बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। और सच में गुरुजी, अगर फिर से वही हालत हो जाती है तो फिर मुझे उतनी छुट्टियां लेना, उतनी परेशानी, खाना नहीं बनना, घर में डांट, मतलब मैं सच में मर जाती अब की बार। तो गुरुजी आपने ही मुझे बचाया है। हमारी मूर्खताओं को गुरुजी आप ही संभालते, जैसे पेरेंट्स बच्चों की गलतियों को सुधारते रहते ना, आप हमारी गलतियों को सुधारते रहते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी प्लीज, अगर आपको भी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज ऐसी मेरी जैसी मूर्खता आप लोग कोई मत करना प्लीज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी संगत जी को मेरा जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अभी पिछले साल ही स्टेट चेंज किया, अपना घर चेंज किया। तो मैं पहले हरियाणा में रहती थी, वहाँ थोड़ी सी सस्ती ज़मीन है, सस्ते घर हैं, तो हम बड़े घर में रहते थे। लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण हमें दिल्ली आना पड़ा, पॉश कॉलोनी में। यहाँ घर बहुत महंगे हैं, तो अब बहुत बड़े घर से मैं छोटे घर में आ गई, और यह भी हमने अपनी कैपेसिटी से बढ़ कर के ले लिया। जो हमने सोचा था कि कम लेंगे, लेकिन अब इससे छोटा घर क्या लेते। अर्जेंसी, इमरजेंसी के कारण हमें लोन पर घर लेना पड़ा। हम लोन लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि लड़की बड़ी हो रही है, आगे उसकी शादी भी करनी है।
तो थोड़ा-सा ये था कि कितना पैसा खर्च करें, कुछ पैसा बचाना भी होगा। तो मेरी एक पॉलिसी मैच्योर होनी थी, तो हमने ये कैलकुलेशन करी थी कि चलो इतना पैसा यहाँ से आ जाएगा और फिर इतना का हम लोन लेंगे। लेकिन फिर पता चला, जब हमने बैंक में पता किया तो पॉलिसी मैच्योर होने में समय था, वो अभी नहीं हो रही थी, 1 साल और बाकी था उसमें। तो हमारी कैलकुलेशन बिगड़ गई, तो हमारे पे और ज़्यादा लोन बढ़ गया, जितना हमने कैलकुलेट करा था उससे भी ज़्यादा लोन बढ़ गया। अब क्या करते? ठीक है, जो करना है तो करना ही है। फिर मेरी बहन ने थोड़ा उधार दिया कि दीदी आप इतना ले लो और बैंक में इतना दे देना, ताकि आपको थोड़ी ईएमआई तो कम हो जाएगी आपकी, मुझे बाद में दे देना। मैं लेना तो नहीं चाहती थी, पर ठीक है, उसने भी ज़बरदस्ती करी कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं, अभी आपको ज़रूरत है, जब आपका काम हो जाए बाद में दे देना। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो फिर हमने ऐसा कर लिया। गुरुजी, हमने अब बहुत पैसा बचाया कि जल्दी से जल्दी लोन उतरे, अपना हाथ खींच के चले काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे हमने 1 साल किसी तरह से बिता दिया। दिक्कत तो हो रही थी छोटे घर में आने में, मतलब अभी तक भी घर ढंग से व्यवस्थित हुआ ही नहीं है। कैसे क्या वहाँ इतना कुछ छोड़ कर के आए अपना। अच्छा चलो छोड़ो संज्ञा जी, अभी अभी की बात बताती हूँ, जो मेरा सत्संग है। तो मेरी पॉलिसी मैच्योर हो रही थी अभी अप्रैल में, तो हिसाब से तो मेरा अप्रैल में काम हो जाना चाहिए था, पर वही बात है ना, ईश्वर की जो योजना होती है उसमें हमने कुछ नहीं कर सकते। तो अप्रैल मेरा सारा ऐसे ही बीत गया, मैं जा ही नहीं पाई, छुट्टी नहीं मिली ना हस्बैंड को ना मुझे, ऐसे हमारा एक एक दिन अप्रैल का ऐसे ही बीत गया। हम कब से इंतज़ार करते अप्रैल में मैच्योर होगी तो हम लोन उतारेंगे, ऐसे करेंगे वो, लेकिन हमारा अप्रैल सारा ऐसे बीत गया। और अप्रैल के एंड में मेरे पास मैसेजेस आए कि बेटा मई महीने में तुझे कर्ज से मुक्त कर दूंगा, तेरे सारे अटके काम पूरे हो जाएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। एक दिन, हालांकि हमारी छुट्टियां तो अभी भी नहीं हो रही हैं, बट फिर भी एक दिन मैंने किसी तरह से अरेंज कर लिया कि भी आज हम जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड और मैं गए। तो उस दिन वो लोग, बैंक वाले उस समय काम नहीं करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे शाम तक होगा। और मैंने कहा कि भाई मैं तो अभी बेटा भी घर में छोड़ के आई हूँ, बीमार बच्चा है और हमें अभी के अभी वापस जाना है, डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं किसी काम से बैंक में ही पीछे गई पानी के लिए, वहाँ पर वही मुझे एम्प्लॉई जो है मुझे मिल गई। तो उनकी और मेरी थोड़ी सी पर्सनल टॉक हुई, तो उनको एकदम उससे पता चला कि भाई मैंने अभी पिछले साल ही यहाँ ट्रांसफ़र कराया था और अब ये है। तो मतलब मेरी फ़ाइल को उनको अंदाज़ा हो गया कि इसकी फ़ाइल जल्दी से यहाँ मिल जाएगी, उसको ढूँढने में समय नहीं लगेगा। तो उनको हमने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने इतनी जल्दी काम कराया संगत जी, मतलब मैंने सच में इतनी जल्दी काम होता कभी नहीं देखा। इससे पहले मेरा जिस बैंक में था वहाँ इतना इतना गंदी तरह से बोलते थे वो लोग, जनकपुरी में था, अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे, इतना इतना वेटिंग और फिर भी काम ना हो। लेकिन यहाँ पर मेरा काम उसी समय में विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर, कहाँ तो वो कहती शाम को बताएंगे वो होगा तब, ऐसे ढूंढेंगे, साइन मैच करेंगे। तो मैंने कहा मैम मेरे को थोड़ा न्यूरो प्रॉब्लम है, मेरे को हाथ में कई बार दिक्कत हो जाती है, साइन भी कई बार एग्जैक्टली वैसे नहीं होते, मुझे खुद ही अपने साइन पर डाउट होता है। तो पता नहीं वो मेरी कैसी प्रॉब्लम समझी, मैं गुरुजी का लॉकेट अपने साथ लेकर के गई थी संगत जी, और मैंने गुरुजी को सुबह ही बोला था, गुरुजी प्लीज़ आज काम करा देना, ये हम इतना बड़ी मुश्किल से मैंने आज टाइम अरेंज करा है, बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रही है ना इनको ना मुझे, गुरुजी प्लीज़ आज की आज काम करा दो जल्दी से, और मैं दोपहर तक वापस आ जाऊँ कि बेटा भी बीमार है। मेरा काम इतनी जल्दी हुआ, इतनी जल्दी हुआ, तुरंत वहीं पे फाइल उनको पता चल गया यहाँ मिलेगी, फटाफट से फाइल निकाल के लाए और साइन उसी समय मैच हो गए, दोबारा नहीं करने पड़े। और उन्होंने बोला जी शाम तक आपकी आरटीजीएस हो जाएगा, जो भी मुझे बोलना नहीं आता बैंक के टर्म्स, मतलब जो है आपके अकाउंट में से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और सच में शाम से पहले ही, बिफोर इवनिंग, मेरा दोपहर को ही पैसे ट्रांसफ़र हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, मैं अपने घर में समय से वापस आ गई। मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं हुई, नॉर्मली ट्रैवलिंग में मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती है, और मैंने घर आके घर का खाना खाया, बच्चे को खिलाया, और जब वो पैसे आ गए तो हमने तुरंत ही, जो बैंक के पैसे थे हमारे, लोन रहता था जो हम उससे करते हैं, क्या बोलते हैं, फ़ोन पे भी लोन चुकाया जाता है ना, कोई ऐप होता है, उस पे मेरे हस्बैंड ने वो कर दिया, तो वो हो गया। और बहन को भी कुछ परसेंट पैसे हमने दे दिए कि जितना एक बार में जितने दे सकते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी वजह से गुरुजी ऐसा हो पाया, मतलब 1 साल में हमारा लोन पूरा हो गया गुरुजी, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। फिर उसके 5 दिन बाद ही, मतलब लगभग नेक्स्ट वीक ही, फिर से हमने जल्दी ही भाग करके किसी तरह से टाइम निकाला कि अब हमें बैंक जाना होगा, बाकी बचे हुए पैसे जो हैं, क्योंकि ऐप से पूरे पैसे नहीं हो पाते, वहाँ बाकी बचे हुए पैसे देने होंगे और हमें फिर अपने घर के कागज़ लेने होंगे। तो हम लोग गए, मैं गुरुजी को अपने साथ ही लेकर के गई थी और वहाँ भी हमें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया ना गुरु संगत जी, मतलब सच में बहुत अच्छे से, मतलब हमें जिससे मिलना था वो बंदा था भी नहीं, तो हमें लगा कि हाय हमारा आना इतनी दूर वेस्ट जाएगा, अब दोबारा मतलब 2.5 घंटे लगते हैं मुझे वहाँ पहुँचने में। और उन लोगों ने इतनी जल्दी, मतलब उनको भी अचरज हुआ, कह रहे अरे इतनी जल्दी आपका कैसे हो गया, कमाल हो गया। हमने कहा भी हमें पता है हमने कैसे हाथ खींचे हैं, लोगों को तो लगता है ऐसे कुछ चमत्कार होगा, ये हो गया, लेकिन हम कैसे कंजूसी कर करके रहे हैं कि जल्दी से लोन चुकाना है, बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करनी, कुछ नहीं। तो हमारा जो है लोन पूरा हो गया गुरुजी, और हमारे घर के कागज हमें मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, विद इन 1 साल आपने हमें बिना कर्ज के कर दिया। और फिर उसके बाद हमने बहन के भी बचे हुए पैसे जो है उसको लौटा दिए। तो आज मैं बिना लोन की हूँ गुरुजी। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे पास अकाउंट में इतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि सारी पॉलिसी जो थी, बचत जो थी, वो सारी बचत खत्म हो गई। कहने को बस घर है, हाँ, लेकिन लोन पर नहीं हूँ। हाँ, बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी के लिए भी कुछ रखना है, बेटे की शिक्षा के लिए भी रखना है, मतलब मेरे पास सेविंग इस समय कुछ भी नहीं है गुरुजी। लेकिन आपने मुझे लोन मुक्त कर दिया गुरुजी, उसी के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जैसे आप अभी ख्याल रख रहे हो गुरुजी, आप आगे भी ख्याल रखोगे, मैं जानती हूँ गुरुजी, मैं जानती हूँ आप ही रख रहे हो गुरुजी। ये हमारी वो नहीं है, ये आपकी रहमत है जो ये सब हो पाया है। और गुरुजी संगत जी एक और बताती हूँ, इसी दिन ही जिस दिन मैं अपने घर के कागज लेके आई, मैं सुबह सुबह हस्बैंड को बोला था, नहीं सॉरी गुरुजी को बोला था कि गुरुजी हमारा वहाँ का जो घर है वो बिक जाए, चाहे जैसे भी बिके, अब वो बिक ही नहीं रहा है, क्या करूँ। घर बिकेगा तो कुछ तो पैसे आएंगे, आगे हमारा कैसे काम चलेगा, क्या होगा, क्योंकि इतने पैसे घर के देने में भी लग गए, बहन के भी, तो अब हमारे पास बिल्कुल ही कुछ नहीं बच रहा था। कुछ तो अपने पास घर चलाने के लिए भी पैसे रखने होते हैं। तो वो उस दिन हमारी डील पक्की हो गई, मतलब उसी टाइम ही जब हम बैंक जा रहे थे, रास्ते में एक रियल एस्टेट वाले का फ़ोन आया कि जी आपका ये घर आप बेचना चाहते हो। हमारी बातचीत तो काफ़ी समय से कई लोगों से हो रही थी, कई प्रॉपर्टी डीलर से। तो हम सोचे थे थोड़े से इसमें बिक जाए, लेकिन हमें पता चल गया था इस अमाउंट से आगे बढ़ के होगा ही नहीं। तो हमें पता चल गया था कि अब हमें चलो लॉस में ही बेचना पड़ेगा, पर ये बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये हमें अमाउंट कोई भी नहीं देगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम यहाँ बार बार कहाँ आएंगे, ये घर तो हमें बेचना ही बेचना पड़ेगा। तो जैसे ही हम अपने घर के कागज़ लेके बैंक से निकले, तो उसका प्रॉपर्टी डीलर का फिर से फ़ोन आ गया। हमने उसे बता दिया था कि अभी हम यहीं पर ही हैं, अगर कोई मिलता है तो अभी हमें बात करवा दो। फिर हस्बैंड है ना वापस घर जाने लगे। मैंने कहा अरे उससे प्रॉपर्टी डीलर से फ़ोन कर लो। कह रहे ऐसे तो फ़ोन आते रहते, कुछ नहीं होता। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हम घर की तरफ जा रहे थे, मतलब अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, उससे पहले ही उसका फ़ोन आ गया। मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मतलब आधे घंटे के भीतर उस प्रॉपर्टी डीलर का दोबारा आ गया कि जी उन लोगों से बात हो गई है, हमने आपका घर दिखा दिया है और इस पर बात हुई है, आप अभी आ जाओ। तो हस्बैंड कहने लगे अरे वाह, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ लाइफ में। मतलब हम दोबारा गाड़ी घुमाई और वहीं गए, और वहाँ जा कर के वो आए, मतलब 15 मिनट हमने वेट किया होगा और वो लोग आ गए, और हमारा आधे घंटे के अंदर डील पक्की हो गई। क्योंकि हमने भी अपनी फाइनल स्पष्टता से, हमने अपनी बात बोली स्पष्टता से, उन्होंने का 4 बातें बोलने का लाभ नहीं है। सिचुएशन वो भी जानते, सिचुएशन हम भी जानते। हमने बोला हम जितना नीचे तक आ सकते थे हम उतना नीचे आ गए, इससे ज़्यादा हम तो लॉस में ही घर को दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं। पर ये है कि अब हम यहाँ नहीं आ सकते, हमें तो बेचना ही बेचना है। तो वो हमारी डील उसी समय पर पक्की हो गई। उन्होंने हमें बायना दे दिया और आगे ये जो भी है कार्यवाही पूरी हो जाएगी गुरुजी, अगले हफ्ते तक आई होप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप जो करते हो वो बेस्ट होता है, मुझे इतना सा भी 1% भी संदेह नहीं है कि क्या है। अब तक आपने संभाला है गुरुजी, आगे भी आप ही संभालोगे। मुझे लगता है पैसा भी उतनी बड़ी चीज़ नहीं है गुरुजी, दिमाग पे जो इतना वज़न लेके रखते हैं हम तरह तरह के, वो आपने वज़न तो कम किया मेरा।
और आगे भी संभाली लोगे। आप ही के बच्चे हैं, आप ही को संभालना है, और कौन संभालेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं सभी संगत जी को बोलूंगी, बिल्कुल अपनी सारी टेंशन सब कुछ गुरु जी को सौंप दो, सब कुछ सौंप दो। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, तो हमारी टेंशन्स भी हमारी नहीं है। जब सब कुछ सौंप रखा है तो टेंशन्स भी सौंप दो, और गुरु जी अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। पूर्ण शरणागति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।